भी आपको कोई भी चीज़ मास्टर करनी है तो आपके पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप होना चाहिए जिसको फॉलो करके आप सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो और विद इन टाइम बाउंडेड, विदाउट टाइम वेस्टिंग आप सारी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो। तो ऐसे मैं आपके साथ एक 4 इयर्स का रोड मैप शेयर करने वाला हूँ। जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारी की सारी चीज़ें थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हर एक सेमेस्टर में आपको कौन सी चीज़ें करनी है, कितना टाइम देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा वो चीज़ें आपको फॉलो अच्छे से करनी है। ठीक है, एकदम डिसिप्लिन रहना है। जो रास्ता मैंने बताया उसी को आपको फॉलो करते जाना है। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ योर 3rd ईयर आप एक जॉब रेडी हो जाओगे और एक अच्छा प्रोग्रामर बन जाओगे। ठीक है, और आपने कॉलेज के अंदर एक ऑफ कैंपस होगा या फिर ऑन कैंपस भी आप जब बैठोगे तो एक अच्छी कंपनी को ग्रैब कर सकते हो, एक अच्छी कंपनी फोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, दिस इज अनंत और आज हम बात करने वाले हैं 4 इयर्स रोड मैप के बारे में। तो ये वीडियो स्पेशली होने वाला है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो भी एक नए कॉलेज के अंदर एंटर कर रहे होंगे। तो आप हर एक सेमेस्टर में कौन सी चीज़ें सीख सकते हो, रोड मैप क्या रहेगा, कौन सी चीज़ों को कितना टाइम देना है और एक अच्छी कंपनी को कैसे फोड़ना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक रोड मैप डिज़ाइन किया है 4 इयर्स का। सेम वाइज मैंने यहाँ पे पूरी चीज़ें मेंशन करके रखी है। तो चलिए फर्स्ट सेम के अंदर चलते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज पिक करनी है। इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना के रखा हुआ है कि C++ करनी चाहिए, जावा करनी चाहिए। सेकेंड थिंग कि आप C++ के अंदर या फिर जावा जो भी लैंग्वेज पिक करते हो उसके अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे पहले बेसिक सिंटैक्स कर लो, डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट जो भी होते हैं, लूज फंक्शंस, इफ एल्स कंडीशंस जो होते हैं, या फिर स्टेटमेंट्स जो होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स कंडीशंस वगैरह। तो वो सारी चीज़ आप पहले सीख सकते हो। तो ये चीज़ कोई लैंग्वेज सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली आपको एक 15 से 20 दिन लगेंगे। मान लो 2 से 3 वीक के अंदर आपकी कोई भी एक लैंग्वेज अच्छे से हो सकती है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जाना है DSA के अंदर। तो DSA के अंदर मेनली 2 पार्ट्स आते हैं, जैसे बेसिक DSA हो गया आपका और उसके बाद आता है आपका एडवांस DSA। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक DSA को इम्पोर्टेंस दो, एडवांस DSA आपको नहीं करना है। ठीक है, तो जब आप बेसिक DSA कर लोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि यार क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आपका लॉजिक बिल्ड होगा यहाँ से। बस एक लैंग्वेज सीखना कोई मतलब का नहीं होता, आपको उसमें DSA, तो आप DSA में मास्टर होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका एडवांस DSA। तो मैंने इसको ऑप्शनल रखा है फर्स्ट सेम के लिए। तो फर्स्ट सेम में तो आपको इसको नहीं करना है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है या फिर किसी ने 12th में या फिर 11th में कोई लैंग्वेज पहले से सीख रखी है तो हाँ, वो डेफिनेटली फर्स्ट सेम से DSA के साथ स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद आता है आपका विंटर वैकेशंस। जब फर्स्ट ईयर ख़त्म होता है, आपके एग्जाम्स वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद आता है विंटर वैकेशंस। तो उसके अंदर आपको मिनिमम 40 to 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 40 to 60 क्वेश्चंस कौन से होंगे, आपको DSA के ऊपर पूरे के पूरे क्वेश्चंस रहेंगे। आप ये क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व कर सकते हो, तो जैसे लीड कोड प्लेटफॉर्म है, उसके बाद रहता है गीक फॉर गीक्स, कोडशेफ, हैकर रैंक। तो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा आपको स्टार्ट करने के लिए लीड कोड, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इजी लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस रहते हैं। मैं भी इस प्लेटफॉर्म को बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है कि यार लीड कोड क्यों यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं इसके ऊपर भी एक नया वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद आता है आपका सेकेंड सेमेस्टर। तो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। अब जिन बच्चों को कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं पता होगा उनके लिए भी एक नई वीडियो आएगी, बट इतना समझ लेना कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग एक कॉन्टेस्ट्स वगैरह रहते हैं जहाँ पे आप वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर रहे होते हो बाकी स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं, 7-8 क्वेश्चंस रहते हैं और कॉन्टेस्ट में आपको उनको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली वीकली, बाई वीकली या फिर वीक में 2 बार हर जगह पे कॉम्पिटिशन्स रहती है। तो कॉम्पिटिशन्स कहाँ पे रहेगी, कॉन्टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे आपको मिलेंगे लीड कोड पे, गीक्स फॉर गीक्स, कोडशेफ, हैकर रैंक, कोडफोर्स, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और इसके भी एक वीडियो ज़रूर आएगी जिसमें मैं डिटेल में आपको हर एक प्लेटफॉर्म के बारे में रिव्यू बताऊँगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा, कौन से क्वेश्चंस कहाँ से सीखने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर आपको करना क्या है,
देखो जब आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर जाते हो आपका डीएसए हो चुका होता है फर्स्ट सेम के अंदर ही, और अपने एक लैंग्वेज भी पिक करी होती है तो उसमें आप मास्टर हो जाते हो तब तक, ठीक है। जब कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात आती है तो आप रेगुलर कॉन्टेस्ट चालू कर सकते हो यहाँ से सेकंड सेम के अंदर। उसके बाद आप नए नए एल्गोरिदम सीख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, डेवलपमेंट को मास्टर करना है। अब डेवलपमेंट में क्या क्या आ सकता है, आपका वेब डेवलपमेंट आएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको ऑप्शनल रखा है, आप एक तो वेब डेवलपमेंट कर लो या फिर एंड्रॉयड वेब ऐप डेवलपमेंट कर लो। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर मेनली 2 पार्ट्स आते हैं, जैसे आपका फ्रंट एंड का पार्ट हो गया और एक आता है आपका बैक एंड का पार्ट। तो फ्रंट एंड के अंदर आपको मेनली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट.js ये सारे लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है। और बैकएंड के अंदर आपको सीखना पड़ता है Node.js, Express.js या फिर जैसे पाइथन का एक फ्रेमवर्क आता है Django, तो उसको सीखना पड़ता है। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो चीज़ आप पिक करो और उस हिसाब से आप डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार फर्स्ट ईयर के अंदर मस्ती कर लो, सेकेंड ईयर के अंदर मस्ती कर लो, तो ये चीज़ मत करना, क्योंकि आपको अगर एम बड़ा है, आपका ड्रीम बड़ा है कि आपको एक अच्छी कंपनी फोड़नी है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। हाँ, बहुत सारी चीज़ आपको एक्सप्लोर ज़रूर करनी है, मस्ती भी करनी है, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ घूमना भी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बट स्टिल आपको ये जो रोड मैप बता रहा हूँ ना मैं, इसको आपको फॉलो करना है। अब मैं गारंटी के साथ आपको ये चीज़ कह सकता हूँ कि अगर आप ये रोड मैप फॉलो करते हो तो आपका 4 इयर्स की जर्नी बहुत ही बढ़िया होने वाली है और आप एक अपनी ड्रीम कंपनी के अंदर जा सकते हो। तो उसके बाद आता है आपका ऐप डेवलपमेंट। तो ऐप डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि मेनली आपको 6 महीने लग सकते हैं इस चीज़ को सीखने के लिए। तो इसमें मेनली आप एंड्रॉयड सीख सकते हो, तो इसके लिए लैंग्वेजेस यूज़ होती है फ्लटर, जावा, कॉटलिन। और अगर आपको iOS डेवलपमेंट जैसे आईफोन के ऐप्स वगैरह बनानी है आपको, तो उसके लिए आपको स्विफ्ट या फिर फ्लटर सीखनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया अपना डेवलपमेंट का पार्ट। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले डीएसए को क्यों इम्पोर्टेंस दिया, ठीक है, ये चीज़ सबसे बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। तो जब भी आप कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, जब भी आपके शॉर्टलिस्टिंग वगैरह होती है, उसके बाद जो भी राउंड्स होते हैं, इंटरव्यू राउंड्स बोलो या फिर कोडिंग टेस्ट वगैरह होते हैं, वो सबसे पहले आपका डीएसए का नॉलेज चेक करते हैं। आपको सबसे पहले 2-3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो उसको आपको सॉल्व करना होता है, और वही कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं जो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपका डीएसए के अंदर अच्छा नॉलेज नहीं है तो आपको एक कंपनी के अंदर इंटरव्यू राउंड में बैठने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब देखो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि यार डेवलपमेंट करोगे तो बहुत अच्छी कंपनी में जा सकते हो, डेफिनेटली जा सकते हो। अब क्या होता है ना कि जैसे स्टार्टअप्स वगैरह हो गया, तो स्टार्टअप्स के अंदर एक कल्चर रहता है कि उनको ज़्यादा डीएसए के अगर फोकस नहीं करते हो, उनका फोकस मेनली रहता है आपका डेवलपमेंट। बट अगर आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फोड़नी है तो आपको डेफिनेटली डीएसए में एकदम मास्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, आपको डीएसए करना ही पड़ेगा और डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको सेकेंड सेमेस्टर में ही रखा है, जो कि आप एक बैलेंस बना के थ्रू आउट द आगे के 3 इयर्स चल सको, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका थर्ड सेमेस्टर। अब थर्ड सेमेस्टर के अंदर जब जाते हो आप, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं। अब प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते करते आप बहुत सारी चीज़ें जब सीखते हो, जैसे मैंने डेवलपमेंट का बताया था यहाँ पे ऊपर, तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सिखाए जाएंगे। अब यहाँ पे रिसोर्सेज कौन से फॉलो कर सकते हो आप, तो रिसोर्सेज फॉलो करने के लिए आप अगर फ्री में जाना है आपको, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, वहाँ से सीख सकते हो। और नहीं तो आपको पेड करना ही है तो आप यूडेमी, कोर्सेरा, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज पड़े रहते हैं, तो उनसे आप सीख सकते हो। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कौन से कोर्सेस आपको लेने चाहिए। ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, या फिर आपको डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर जाना है तो उसके बाद आता है बिल्ड प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको गिटहब एक्सप्लोर करना है। अब गिटहब क्यों एक्सप्लोर करना है, तो जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते उसको अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे पुश कर सकते हो, इस कोड को, तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हो बाद में। मान लो आपकी कोई फाइल डिलीट भी हो जाती है लैपटॉप के अंदर से, तो उसको आप रिगेन कर सकते हो गिटहब से, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको अगर वीडियो चाहिए हो तो अगेन मेरे को बता देना। और मैं गिटहब के ऊपर भी एक कुणाल कुशवाहा ने बहुत ही अच्छा वीडियो बना के रखा है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। तो उसके बाद आता है थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको अच्छी प्रोफाइल्स बनानी है। अब प्रोफाइल्स कौन सी बनानी है, जैसे आपका लिंक्डइन हो गया। अब लिंक्डइन क्या है, जिन लोगों को पता नहीं है, फर्स्ट ईयर के अंदर डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि लिंक्डइन क्या होता है। लिंक्डइन बेसिकली एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। तो जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारी
फालतू चीज़ें रहती है, बट जो लिंक्डइन है तो लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल लोग रहते हैं जिनके भी प्लेसमेंट्स वगैरह हो रखे हैं, या फिर कंपनी के सीईओज हो गए, जो भी कंपनी के अंदर एसडीज वगैरह काम कर रहे होंगे, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर भी इसके ऊपर रहते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी हेल्प हो सकती है, आपको एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज़ लिंक्डइन का हेल्प यहाँ पे होती है कि आप जॉब्स वगैरह सर्च कर सकते हो, लोगों के साथ नेटवर्क बना सकते हो। तो ये सबसे मेन मोटिव है लिंक्डइन का कि आप लोगों के साथ नेटवर्क अच्छे से बना सकते हो, उनके साथ बात कर सकते हो, उनसे आप रेफरेंस भी ले सकते हो आप कंपनी के लिए जब भी अप्लाई करते हो। तो वो कैसे लेना है वो मैं आपको बाद में कोई एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद आता है कम्पिटिटिव। अब मैंने जो यहाँ पे ऊपर बात करी थी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, तो उसको आपको करना कहाँ से, कौन से प्लेटफॉर्म्स रहेंगे, मैंने ऊपर भी पहले ही बताया था कि आपको LeetCode, Geeks for Geeks, CodeChef, HackerRank रहेगा। तो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको कहाँ से करनी है, जैसे यहाँ पे हो गया CodeChef, उसके बाद LeetCode, उसके बाद Codeforces और Geeks for Geeks। तो यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी रहते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो और बहुत ही आप अच्छे से मास्टर कर सकते हो इन चीज़ों को। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस भी करना है डीएसए को, बिकॉज आपको डेली प्रैक्टिस करना है डीएसए को। क्यों कि जब आप कंपनी के अंदर अप्लाई करते हो तो आपको सबसे पहले डीएसए ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको डीएसए में मास्टर होना है, तो आप एक ड्रीम कंपनी ऐसे फोड़ सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका 4th सेम। तो 4th सेम में आपको क्या करना है, ओपन सोर्स के ऊपर ध्यान देना है थोड़ा। अब मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता दूं ओपन सोर्स होता क्या है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता नहीं होगा। अब यहाँ पे इस वीडियो को 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर के लोग भी देख रहे होंगे, तो जिन लोगों को पता नहीं है ओपन सोर्स क्या है, तो मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि ओपन सोर्स क्या होता है। तो ओपन सोर्स बेसिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, वो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स कर देते हैं, यानी वहाँ पे उनके कोड को कोई भी जाके चेंज कर सकता है, कोई भी जाके ले सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बेसिकली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, आपको वहाँ पे कोड्स में चेंजेस करने पड़ते हैं, जो भी बग्स वगैरह रहते हैं उसको फिक्स करना होता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा खासा आपको लिए एक्सपीरियंस रहेगा ओपन सोर्स ज्वाइन करना। तो उसके बाद आता है आपको, अब ओपन सोर्स के बाद आता है आपका मास्टर सीपी। तो वही है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को आपको हर सेमेस्टर में थोड़ा आगे पुश करते रहना है, क्योंकि अगर आपकी एक कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छी रहती है तो आप कंपनी से आपको मेल आता है कि यार आप ज्वाइन कर लो, हमें आपके साथ इंटरव्यू लेना है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ रहती है, तो आपको कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना मस्ट है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार कम्पिटिटिव करोगे तो कुछ नहीं होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना ही है। आपका लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है वहाँ से, ठीक है। देखो यार, आपका कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपने अच्छी कर ली, आपका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा यहाँ तक। ओपन सोर्स में भी आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया, डेवलपमेंट भी आपका बहुत अच्छा हो चुका है, प्रोजेक्ट्स बना के रखे। अब आप रेज्यूमे बना सकते हो और अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इसी सेमेस्टर के अंदर आप रेज्यूमे बना लो। अब रेज्यूमे कैसे बनाना है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस रहती है, तो उनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो कुछ भी बकवास लिखना कोई काम का नहीं होता इसमें, ठीक है। अब जब भी आपका 5th सेमेस्टर आता है, तो 5th सेमेस्टर के अंदर आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान देना होता है। आपका रेज्यूमे थोड़ा सा अपडेट कर लो, और जैसे आप प्रोजेक्ट्स बनाते चलते हो तो आपका रेज्यूमे को अपडेट करते चलो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर्नशिप ग्रैब करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हैकेथॉन्स वगैरह, बहुत सारी कोडिंग कॉम्पिटिशन्स भी रहती है, उनमें पार्टिसिपेट करना होता है। अब हैकेथॉन के ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें, तो हैकेथॉन के ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं पूरी की पूरी चीज़ें एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। उसके बाद आता है कोडिंग कॉम्पिटिशन्स। तो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स के अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए, तो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स मतलब आप जैसे ACM ICPC होता है, गूगल किकस्टार्ट होता है, मेटा जो फेसबुक का हैकर कप होता है, तो बेसिकली एक वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिशन्स रखते हैं जहाँ पे सारे बंदे हर एक कंट्री के जो टॉप कोडर्स रहते हैं वो वहाँ पे कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली एक कॉन्टेस्ट दिया जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह दिए जाएंगे, तो उसको आपको सॉल्व करना है। और जैसे ही आपकी अच्छी रैंकिंग आती है तो कंपनी आपको खुद मेल करेंगे कि यार आप हमें ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स रहती है, बस आपको अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वॉच रखना है, बिल्कुल भी एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। तो जब आप 6th सेमेस्टर के अंदर आते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो 5 सेमेस्टर बताए उनमें आपका DSA अच्छा तो हो ही जाएगा, आपका वेब डेवलपमेंट
जो भी डेवलपमेंट का पार्ट आप करना चाहते हो वो भी अच्छा हो जाएगा। आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो, वेब डेवलपमेंट हो, या फिर आपको जो भी एक डोमेन के अंदर काम करना था वो आपने पहले ही कर चुके हैं। तो आपको बस चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और उसमें मास्टर होना है अच्छे से। तो एक्सप्लोर क्या कर सकते हो आप, जैसे बहुत सारी डोमेन्स रहती है, उनके अंदर आप जो भी आपको अच्छा लगे उसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, या फिर आप किसी का स्टार्टअप का प्लान है तो वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम मिलेगा और आपका नेटवर्क भी अच्छा बन जाएगा तब तक, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बहुत सारे डोमेन्स रहते हैं, जैसे AI हो गया, ML हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन है, रोबोटिक्स है, IoT है। तो इन सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट तो इसमें से आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो उसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, या फिर आपको जो भी काम करना है तो आप उस काम को स्टार्ट कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को रिसर्च में जाने के लिए इंटरेस्ट होता है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जैसे DRDO हो गया, IIT में भी बहुत सारे रिसर्च चल रहे होते हैं, तो उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं, और इतना ही नहीं, अब बहुत सारी कंपनियां भी रहती है जो रिसर्च वर्क के लिए इंटर्न्स वगैरह हायर करते हैं, तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका थ्योरी कंसेप्ट्स। अब क्योंकि ये मैंने 6th सेमेस्टर में क्यों दिया है, आप जब 7th सेमेस्टर में जाओगे तो मोस्टली क्या रहता है, Tier 1 Tier 2 और कुछ कुछ अच्छे Tier 3 कॉलेजेस रहते हैं, उनके अंदर 7th सेमेस्टर जब चालू होता है तो उसी के अंदर कंपनी आना चालू होती है, ठीक है। तो उससे पहले आपको एकदम वेल प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। आपके थ्योरी कंसेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपका DSA डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, और आपके डेवलपमेंट क्यों करना है, आपको एक अच्छे प्रोजेक्ट्स आप शोकेस कर सकते हो, इसलिए आपको डेवलपमेंट करना है वहाँ पे, ठीक है। तो थ्योरी कंसेप्ट्स में आपके मेन टॉपिक्स रहते हैं, OS रहता है, आपका DBMS रहता है, OOPS रहता है जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, जैसे OOPS वगैरह हो गया। बट OS DBMS ये जो कुछ एडवांस कंसेप्ट रहते हैं इनमें वो आपको 2nd ईयर या फिर 3rd ईयर में सिखाए जाते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो CNS के अंदर भी बहुत सारी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, वो भी आपको सीखने पड़ते हैं, और इंटरव्यू में इसके ऊपर एक स्पेशल राउंड भी होता है, तो उसको आपको अच्छे से क्रैक करना है, तो ये थ्योरी कंसेप्ट आपको आना ज़रूरी है। उसके बाद आता है बिल्ड मोर प्रोजेक्ट्स। क्योंकि आपने ये सारी डोमेन्स यहाँ पे अगर एक्सप्लोर करके रखी है तो डेफिनेटली आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, और आपको इस सेमेस्टर में बहुत ही अच्छी CGPA लानी है। ऐसा क्यों, अब जब 7th सेमेस्टर में आप जाओगे तो आपका 6th सेमेस्टर का CGPA काउंट होता है, ठीक है। वो देखते हैं कि यार 3rd ईयर में इसका CGPA क्या रहा था। अगर आपका कोई बैकलॉग लगा हुआ है तो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बैठने नहीं देते, ठीक है। इसलिए आपका मिनिमम 7.5 से आगे ही आपका CGPA रहना चाहिए, तो आप एक अच्छी कंपनी, ऑलमोस्ट हर कंपनी में बैठ सकते हो। आप अगर Tier 3 कॉलेज से हो तो डेफिनेटली आप हर कंपनी में बैठ सकते हो अगर आपका CGPA 7.5 से आगे है। बट अगर Tier 1 कॉलेज से हो या फिर आप Tier 2 कॉलेज से हो तो वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आते हैं कि आपको कुछ कंपनी अच्छी कंपनी जब आती है तो वो बोलती है कि मुझे 8.5 से आगे चाहिए, मुझे 9 से आगे ही चाहिए बंदे। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ेगा। आप सीनियर से बात कर सकते हो कि यार CGPA कितनी मेंटेन करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें रहती है जो आपको ध्यान देना चाहिए थ्रू आउट द एग्जामिनेशन, तो वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे, ठीक है। बस आपको अच्छा खासा नेटवर्क बनाते रहना है कॉलेज के अंदर। अब जब 7th सेमेस्टर आता है तो उसके अंदर आपको ज़्यादा फोड़ना नहीं होगा, ठीक है। आपको बस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या ओपनिंग है। आपको लिंक्डइन के ऊपर बिल्कुल एक्टिव रहना है, ठीक है। उसके बाद जैसे करियर साइट्स, अब सबसे बड़ी लिंक्डइन का हेल्प मैंने पहले ही बताया था, क्या होता है कि आप रेफरल मांग सकते हो किसी से, ठीक है। अब जैसे किसी से भी बात करते हो तो रेफरल क्या होता है कि उस बंदे को आप बोलते हो कि यार भाई मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी के में काम करना है तो प्लीज़ मुझे रेफ़र कर दो, ठीक है। तो अगर आपको किसी को भी रैंडमली मैसेज नहीं करना है यहाँ पे, जैसे मान लो आपको टारगेट करो अमेज़ॉन को, तो अमेज़ॉन के जितने भी बंदे हैं उनको आप मैसेज कर सकते हो कि मुझे आपकी कंपनी में काम करना है। बट उसके लिए पहले आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, क्या कि जो भी जॉब आईडी वगैरह रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह, उसको सब बताना पड़ेगा आपको कि यह पोजीशन है और इसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये बेसिकली रेफरल रहता है। तो आप रेफरल के लिए आस्क कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपको हेल्प भी करेंगे। उसके बाद आता है आपका बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप। तो उसके बाद आता है आपका इंटर्नशिप स्क्रैप करना। तो मैंने पहले ही सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में बताया था कि आपको इंटर्नशिप लेनी है। फिर आप वो इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद मैक्स टू मैक्स जो टाइम पीरियड रहता है इंटर्नशिप का वो रहता है 6 मंथ्स,
ठीक है। तो 7th सेमेस्टर में जब आते हो तो आपका जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उससे पहले आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो यहाँ पे। अब सबसे बढ़िया और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या रहती है, एप्टीट्यूड। कोई भी कंपनी जब ऑन कैंपस अप्लाई करते हो आप, तो सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड को आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इंडिया बेक्स एक वेबसाइट है, उसका प्रेप इंस्टा भी एक वेबसाइट है, वहाँ से आप अच्छे से एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यूज़ को कैसे प्रिपेयर करना है, तो जैसे इंटरव्यू बिट एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सारी की सारे आपको रिसोर्सेस यहाँ पे मिल जाएंगे। गिग्स फॉर गिग्स भी रहता है, या फिर आपके पास खुद के नोट्स है तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ रहेगी। जब मैंने पहले बताया था कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, और जब मैंने 7th सेमेस्टर में आपको बताया था कि थ्योरी कंसेप्ट्स वगैरह करने हैं, तो वो जो चीज़ आप जब लर्न कर रहे होते हो तो आपको नोट्स भी बनाते चलना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको जब आपका सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है या फिर जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर आपकी इंटरव्यू जब सामने आती है, तो आप वहाँ से ही प्रिपेयर कर सकते हो, तो आपको जल्दी जल्दी ग्रास्प हो जाएगी चीज़ें। तो उसके बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जब 8th सेमेस्टर आता है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, अब आपने पूरा का पूरा जो भी टेक्निकल चीज़ें सीखनी होती है, जो भी प्लेसमेंट के लिए इसेंशियल्स होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली होती है आपके 6th सेमेस्टर तक। तो 8th सेमेस्टर जब आता है तो आप एक साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो, आपकी एक कोई नीश के ऊपर काम करना है तो वो चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद आता है कुछ बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो उनका एक स्पेशल राउंड रहता है, या फिर जो भी इंटरव्यू राउंड रहता है, टेक्निकल राउंड, उसके अंदर वो हाई लेवल डिज़ाइनिंग और लो लेवल डिज़ाइनिंग पूछते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है, तो आपको जब भी टाइम मिलता है तो वो चीज़ आप सीख सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको एक साइड हसल स्टार्ट कर देना है। तो ये था एक रोड मैप। तो 4 ईयर्स तक आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो लास्टली यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो रोड मैप दिया है, बस आपको इसको देखना नहीं है, ठीक है। हर दिन इसको लैपटॉप के सामने रखो, ठीक है, या फिर इसकी प्रिंट आउट निकाल लो और यहाँ पे अपने वॉल के ऊपर चिपका दो, ठीक है। और इसको आपको हर दिन देखना है कि यार अच्छा इस सेमेस्टर में मुझे ये करना था, मेरा कितना पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और मैं आपको डेफिनेटली गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप ये रोड मैप फॉलो करते हो, बट आपको ये रोड मैप फॉलो करना है, मतलब आपको ये चीज़ें विद इन टाइम बाउंडेड सीखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया है, बस आपको इस रास्ते पे चलना है, एंड एट द एंड ऑफ योर 6th सेमेस्टर आप एकदम जॉब रेडी हो सकते हो। आपका जो लास्ट ईयर रहेगा उसमें आप प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो, और उसके बाद आपको फ्री टाइम मिलेगा 6-7 महीने, तो उसके अंदर आप बहुत सारे घूम सकते हो, बहुत सारी मस्ती कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेगी, इसको आपको फॉलो करना है। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ हैप्पी जर्नी।